औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। नाज़रीन, आज मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं अपने सियासतदानों को, अपने हुक्मरानों को खराज तहसीन पेश करूं। आज मैं उनको मजबूर हूं, लेकिन मैं उस तरह से उनके गले में फूल नहीं डाल सकता, उनका उस तरह से इस्तकबाल नहीं कर सकता, उनका उस तरह से जो है मैं देना नहीं दे सकता जो कि मुझे देना चाहिए। लेकिन कोशिश करूँगा, डरते हुए कोशिश करूँगा कि कुछ अल्फाजों से, कुछ हकाइक से, कुछ फैक्ट से मैं उनको खराज तहसीन तो पेश करूँगा ही करूँगा, लेकिन उनकी तवज्जो भी मरकूज़ करवाना चाहूँगा उस तरफ जिसकी वजह से आज आप सियासतदान कहलाते हैं, जिसकी वजह से आज आपके पीछे 10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल निकलता है, जिसकी वजह से आज आप मिनिस्टर्स कहलवाते हैं, जिसकी वजह से आज आप हुक्मरान कहलवाते हैं पाकिस्तान के। और इसी ही वजह से आज पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कहते हुए आप खुद कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, और आप खुद इक़्तिदार की जंग भी लड़ते हैं आपस में। और वोट इलेक्शन जब भी अवाम की हेल्प या इमदाद से आपने, अवाम से आपने बात करनी होती है, तो आप जैसा एक मददगार, एक अवाम की हमदर्दी रखने वाला इंसान कोई नहीं साबित हो सकता। इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अवाम के लिए ही जीते मरते हैं, आप अवाम के लिए ही दर्द रखते हैं, आप अवाम के लिए ही सोचते हैं सुबह शाम। आपको अपने खाने से, आपको अपने पहनने से, आपको अपने घूमने से कोई गर्ज नहीं है, आप सिर्फ अवाम के लिए सोचते हैं। आप जलसे धरने, आप हुकूमत, इक़्तिदार, कुर्सी, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, आप सदर अवाम के लिए बनते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, अवाम कहाँ पे है? हमारे हुक्मरान सिर्फ तब तक हमारे होते हैं जब उनको हमसे गर्ज होती है, हमारे हुक्मरान तब तक हमारे होते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है, हमारे हुक्मरान तब तक हम में रहते हैं जब तक हमारे मुर्दे की तीसरे दिन बाद कोई ख़त्म पढ़ के उसकी दुआ नहीं की जाती। हमारे हुक्मरान सिर्फ हमारे साथ उनका ताल्लुक हमारे वोट, हमारे उनके निशान के ऊपर मोहर लगाने तक होता है। उसके अलावा वो अपने ऐवानों में, अपने महलों में वो जाके सुकून हासिल करते हैं। मैं ज़रा कोशिश करूँगा, डरते हुए कोशिश करूँगा, क्योंकि इस मुल्क में सच बोलना, इस मुल्क में किसी के ऊपर तनकीद करना ऐसे है कि जैसे अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर है। और ये मैं कह नहीं रहा, बल्कि ये साबित हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सियासतदान, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान को इस टाइम किन मसाइल का सामना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, पाकिस्तान के इन सियासतदानों में बैठ के देखा जाए तो मसला यही है कि कुर्सी किसके पास जानी है, वज़ीर आला कौन बनेगा, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं है। एक हफ्ते से हमारा पूरा मीडिया इसी चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि वज़ीर आला कौन बन रहा है, पंजाब हुकूमत कब जा रही है, केपी की हुकूमत कब जा रही है। किसी को नहीं पता कि इस मुल्क में डेली कितने नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, कितने गरीब बच्चे जो है भूख से मर रहे हैं, कितनी औरतें रास्ते में जाते हुए हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, डिलीवरी टाइम उनकी डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल्स नहीं है पाकिस्तान में। असल मसला तो ये है, असल हकायक कि ये है पाकिस्तान में, जिनके ऊपर हमें नजर दौड़ानी चाहिए। आप ठीक है ऐवानों में बैठे हुक्मरान बने, लेकिन ये दिल तो हर इंसान रख सकता है ना। क्या हुक्मरान बनने से आपके दिल के अंदर जो दर्द है वो खत्म हो जाना चाहिए? नहीं। और उसके बाद जो है हमने ये बारहा सुना कि पाकिस्तान के अंदर उन इदारों के ऊपर तनकीद की जाती है जिन इदारों की वजह से आज पाकिस्तान का नाम इस दुनिया में, इस नक्शे के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर तनकीद करते हुए सुना हमने। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर सियासत होती है, पाकिस्तान के अंदर आपके ऐवान बने हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर आपकी जायदादें, पाकिस्तान के अंदर आपकी हुक्मरानी, पाकिस्तान के अंदर आपके झंडे लहराए जाते हैं। लेकिन आपका खाना पीना, आपका सोना, आपको बीमारी हो तो आप लंदन पहुंच जाते हैं। क्यों? ये पाकिस्तान सिर्फ आपकी ही मलकियत है कि इसके ऊपर आए, हुक्मरानी करें, 5 साल आप इंजॉय करें, उसके बाद चले जाएं। इस अवाम को किसने जवाब देना है? आज अवाम से बच जाएंगे, कल को कब्र में आपको पकड़ा जाएगा, कल को आपने जवाब देना है अल्लाह के सामने। और ये वाकई ये एक नैरेटिव बन चुका है पाकिस्तान के अंदर कि जो सच की बात करते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है, हकीकत की बात करने वाले को, उसकी बात को हवा में उड़ा दिया जाता है, क्योंकि हम सिर्फ मजाक करते हैं। ये जिंदगी किसी की सोच के मुताबिक नहीं चल सकती है। जिंदगी का असल मकसद जो है वो जब हुक्मरानों को नहीं आएगा, हम जैसों को वो एक भैंस की तरह, भैंस की लाठी की तरह जो है वो चलाते हैं, भैंस को जिस तरह चलाया जाता है लाठी पकड़ के, उस तरह से चला रहे अवाम को। इस मामले को सोचने की जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर मुझे बता दें, पाकिस्तान जो है इस्लाम की बुनियाद पे बना था। इस्लाम कहां पे नजर आता है पाकिस्तान में? आज मदरसों में क्या हो रहा है? आज अवाम से खुलेआम लाखों लोगों के सामने झूठ बोल दिया जाता है
कि जी आप ये कर दें, हम आपको इतना बजट दे दें। मुझे बता दें 3.5 साल के अंदर खान साहब ने जो ऐलानात किए हैं, एक सिर्फ भिखारी बनाने के अलावा, पनाहगाहें बनाने के अलावा, इससे पहले तो मुसाफिर खाने भी होते थे, इससे पहले भी आवाम मुफ्त इलाज करवाती थी। तो ये सेहत कार्ड जो है, नो डाउट कि आपने काम करने की कोशिश की, लेकिन क्या आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरे? नहीं। क्या आवाम को रिलीफ मिला? नहीं। क्या आवाम, गरीब आवाम बेहतर हुई? नहीं हुई। नौजवान रोजगार में इंटर हुए? नहीं हुए। आवाम, नौजवान इस टाइम डिग्रियां लेके, और वो सोचते हैं कि हमने इस डिग्री हासिल करने के लिए 16 साल लगाए हैं, और वो हमें पता है, जो मिडिल क्लास लोग जो ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में तालीम हासिल करना कितना मुश्किल हो चुका है। हमारी जिंदगी ऐसी बन चुकी है कि हम किसी दूसरे को देख के अपनी जिंदगी उसी तरह ढालने की कोशिश करते हैं कि अगर उसका बच्चा या उसका भाई ये कर रहा है तो मुझे भी वैसे करना है, लेकिन हमारी औकात नहीं होती है। और इस औकात के जिम्मेदार अवाम नहीं है, इस औकात के जिम्मेदार हुक्मरान हैं। अगर आप 20 साल पहले ये वादा करके आए थे, आज वही 20 साल पहले वादा किया हुआ बच्चा जो आज 20 साल की एज का पहुंच चुका है, उस टाइम डिलीवर करते तो आज वो बच्चा कहीं ना कहीं जॉब कर चुका होता। आज तालीम का मैार पाकिस्तान में 0 पे लाके खड़ा कर दिया गया है। और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान को आपने बचाना है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करते हुए आप हंस के बातें करते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। आप कहते हैं कि हुकूमत जो है डिफॉल्ट कर रही है, आप कहते हैं जी अपोजिशन डिफॉल्ट कर गई। इसका जवाब दे कौन है? हुक्मरान तो आप हैं। हम किससे जवाब मांगेंगे? आज देखें उन बच्चों को जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। अगर यही पैसे, अगर यही आप जो जोर लगाते हैं एक दूसरे को गिराने का, एक दूसरे को गंदा करने का, यही आप जोर लगाते किसी को छत देने का, यही जोर लगाते किसी की बेटी की शादी करवाने का, फिर देखें आपकी हुकूमतें कौन गिरा सकता है। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, जब आपके मामला ठीक होंगे, सब कुछ ठीक होगा, पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पे चलेगा। मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं आपसे, और मैं ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए किसी का ना सोचें, किसी का ना सोचें। आप अपना सोच लें कि आपने अपनी जिंदगी कैसे बेहतर करनी है, आपने कैसे खुद को चलाना है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। ना कि ये कि परवेज इलाही साहब क्या कर रहे हैं, मोहन इलाही साहब क्या कर रहे हैं, वो जो करें वो बेहतर है, उनकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। मैं और आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। आमिर खोसू साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आरिफ साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सर, कोई पार्टी ऐसी नहीं है पाकिस्तान जिसने इक़्तिदार के मजे ना ली हो। आरिफ साहब, सवाल पहले आपसे करूंगा कि आपको जो है खान साहब ने जो भी यानी कि आपको, उन्होंने पहले भी हुकूमत में थे, आप उनकी हर बात मानते थे, और पाकिस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान का नारा लेके खान साहब आए थे, और पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के नौजवानों की उम्मीदें जागी थी, जिनमें मैं खुद शामिल हूँ। मैं खुद वो फर्स्ट वोटर, यानी कि मैंने अपना पहला वोट कास्ट किया ज़िंदगी में, वो तहरीक इंसाफ को दिया था। लेकिन वही नाउमीदी और मायूसी हमारा जो है ना एक सबब बनती है हमारा। तो सर मुझे जरा बताएं, छोड़ दें सियासत को, पंजाब को छोड़ दें, हुकूमत को छोड़ दें, इक़्तिदार को छोड़ दें, जरा बताएं अवाम कहां है इसमें, खान साहब के बयानिए में और खान साहब के नैरेटिव में। आरिफ साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खिजर आपका। आपको मैं बताता चलूं कि आपका सवाल है कि अवाम किधर है। आपने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी तो पाकिस्तान एक मसाइलिस्तान था जिसमें बेशुमार मसाइल थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला था इकोनॉमी का। मुआशी तौर पे तबाहशुदा पाकिस्तान था, और वो मुआशी तौर पे तबाह किसकी वजह से था? हमारे पिछले एतवार में जो पिछली पाकिस्तान तो जब बना था, नो डाउट के पाकिस्तान के पास तो उस टाइम रिजर्व भी नहीं थे। सर पाकिस्तान 47 और 22 को कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? एक चीज मैं माजरत के साथ देखें, मैं आप मुझे बात करने का मौका दिया करें, मैं अपनी पूरी बात करूं, उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरी बात को मुकम्मल करने देंगे। मैं आपको बताऊं ना, आपने मुझे पूछा कि अवाम कहाँ पे है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमने क्या फैक्ट्स एंड फिगर लेके हम इक़्तिदार में आए, हुकूमत में आए, उसके बाद हमने किन किन चैलेंजेस का सामना किया और उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया। फिर हमें इतनी बड़ी तबाही की सूरत में हमें कोरोना वायरस मिला जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया। वाहिद पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी थी जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, जिसने बड़ी बड़ी एक हिकमत अमली से कोशिश की कि मुल्क का जो गरीब तबका है उसके ऊपर भी ना जुल्म हो और एक तरीके का लॉकडाउन हो और इस बीमारी को भी कंट्रोल किया जाए।
बड़ी मुश्किलों से इन चीजों को फेस करते हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, और इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान अपने मुआशी तौर पे अच्छे दिन देखता जा रहा था। अब उस सारी चीजों को हम जैसे ही स्टेबल कर रहे थे, तो पाकिस्तान की जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी संभली है, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, और वो जो अब बेहतरी की तरफ जा रही है, अगर ये रिजीम चेंज का हिस्सा हम अच्छा, लोग बने, ये मैं अब हुकूमतें सवाल चेंज करने हुई। की हिम्मत कर सकता हूँ आपसे आरिफ साहब? जी सर, आप मेरा जवाब पूरा होने से पहले कर लेते हैं, लेकिन आप करें, बताएं, अच्छा, फिर मैं उसका आप जवाब दे जवाब दूं। पूरा जी। करें सर, मैं गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा, जवाब पूरा कर लें सर। नहीं 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 नहीं, सर नहीं आप ना, बताएं नहीं नहीं ताकि नहीं, मैं आपको आप फिर करें सर, मुकम्मल मेरा तरीके से सवाल जो जवाब है दूं। वो शायद किसी और तरफ ले जाएगा, आप पहले अपना जवाब कंप्लीट कर लें, मैं सवाल करूं, मैं आप इधर नहीं, किसी कहीं और नहीं जा रहा तरफ मैं। बस आप अपना सवाल करें, अब मैं उस तरफ फिर आरिफ चला साहब ना जाता हूँ, आप करें ना बताएं। ऐसे, अब मैं आप सवाल करूंगा, मेरा वो जवाब देने के वो मुझे नहीं मिलेगा, आप ये जवाब दे दें, उसके बाद मैं सवाल करता हूँ आपसे, मैं इधर ही हूँ, आपको ही टाइम दिया है मैंने ये वाला। जी 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 सर। जी जी। सर जवाब दें अपना जो दे रहे थे आप। मैं आपको जवाब दे रहा था, आप बीच में रोक देते हैं ना, हमारा वो रिदम ही टूट जाता है। आप हमें छोड़े, हम तफसील से आपको बताएं कि पिछलों ने क्या किया है, और जो हुकूमत में अभी इस वक्त बैठे करप्ट टोला बैठा है, जिनकी चेहरे भी नहीं मिलते, शक्लें भी नहीं मिलती, और वो इक्तदार के लिए जो है आपस में जुड़ गए, जो पिछले इतवार से एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, जो पेट फाड़ के पैसा निकालने की बात करते थे, जिनके नजरियात अलग अलग थे, जिनके मफादात अलग अलग थे, जिनके आपस में नारे नहीं मिलते थे, आज वो सारा चोर मजमा इकट्ठा होके पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहा है और अवाम का खून चूस रहा है। अच्छा। उसकी तरफ कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा। हमारे माजरत के साथ आपके मीडिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रोज उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हो। भाई, पाकिस्तान डिफॉल्ट करता जा रहा है, पाकिस्तान मुआशी तौर पे तबाह होता जा रहा है, पाकिस्तान अपने पिछले दिन देखता जा रहा है, यहाँ पे गरीब अवाम पिसती चली जा रही है, निचला तबका खुद सोजियां करने पे मजबूर हो गया है, क्राइम का रेट पाकिस्तान में बढ़ गया। आप देखें, रोज बरोज स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, लोग ला कानूनियत हो रही है, लोग कानून को मानना छोड़ रहे हैं कि हम कम से कम जेल में दाल रोटी तो खाएंगे, अगर पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो छीन के तो खा सकते हैं। अब लोगों की जान माल महफूज नहीं रही। हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जाफराबाद से, वहां पे दिन दिहाड़े चोरियां होती हैं, रात को लोगों के घरों में घुस के डाके डाले जाते हैं, और बेशुमार चोरियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है। उन सारी चीजों की वजूहात की तरफ देखे जाएं तो मुल्क की बढ़ती हुई जो इकोनॉमी का हाल है, जो मुआशी तौर पे तबाही है, सारी चीजों का सबब, और ये सारा सहरा इस पीडीएम की हुकूमत पे और वजीर आजम शहबाज शरीफ पे जाता है, जिसकी इंतहाई नाकिस पॉलिसी है, जिसने अच्छा। बेइंतहा हद कर दी। ऐसी जो तजर्बेकार कहते थे खुद को, उन्होंने अवाम के रिलीफ के बजाय उन्होंने अपनी जाती करप्शन को छुपाने के लिए, अपने केसेस माफ कराने के लिए नैब में तरामीम कर दिए, अपने केसेस बचाने के लिए उन्होंने सारी सूरत हाल में कौम को कहीं पे भी नहीं रखा, अवामी मफादात को नहीं रखा। वो बस एक रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने और हुकूमत को लेके आके इक्तदार में बैठ गए, और सारे डमी की सूरत में बैठे यहाँ पे अपने किरदार अदा कर रहे हैं, और अपने आप को पॉलिटिकली भी आजाद करते जा रहे हैं, मुआशी तौर पे अपने आप को और अपने खानदानों को दोबारा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारे ऊपर मुल्क में एक बार फिर से एक ताकतवर तबका मुसल्लत होता जा रहा है, जो कभी भी अवाम की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कभी भी इस मुल्क और कौम के लिए ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करेगा जहां मेरे जैसा एक आम आदमी आवाज उठाए। अगर आवाज उठाएगा, कोई बोलेगा, तो उसके साथ हाल वो किया जाएगा जिस तरह आज 75 साल के बूढ़े के साथ ये क्या कर रहे हैं। एक सिंध हुकूमत की जहाज आता है, वो उसको बलूचिस्तान से जब केसेस खत्म होते हैं उठा के सिंध लेके आते हैं, और सिंध में सीएम के जहाज में वो आके कंबर शहदाद कोर्ट में उसको बंद कर दिया जाता है। आप एक 75 साल का बूढ़ा जो ना दहशत गर्द है, जिसके ऊपर ना मनशियात फरोशी का केस है, जिसको आप पता नहीं किस चीज की सजा देने, बोलने की इतनी बड़ी सजा होती है। जी जी। अगर उसने अर्शद ऐसी साहब कोई हमें बात की ज्वाइन तो कर आप चुके उसका पाकिस्तान फेयर मुस्लिम ट्रायल लीग करें। नून के सीनियर रहनुमा है सर, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अर्शद साहब प्रोग्राम में। जी आरिफ साहब, आपका जवाब कंप्लीट हो गया हो तो मैं इसमें जो है ना वो दखलंदाजी कर जी सकता हूँ जी, सर? आप सवाल इजाजत है आपकी? करें सर, मैं सवाल करें। सर बहुत मैं शुक्रिया आपका, आपकी जी बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन ये बता दें कि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पूरे पाकिस्तान में, और पंजाब में इस टाइम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, केपीके में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सर जब सही चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही कर रही है पंजाब और केपीके में, तो फिर असम्बलियां तोड़ने की क्या वजह है सर? फिर हुकूमत तो आपकी इसको तो बेहतर करे, पंजाब को तो बेहतर कर लें सर, केपीके को तो बेहतर कर लें।
देखिए, मैं आपको इसी सूरत हाल के ऊपर बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी, हमने पंजाब में, पूरे पंजाब में अब भी और आपकी केपी में है आरिफ साहब, अब भी हमने आपकी है। सेहत इंसान अच्छा, अब भी आपकी है पंजाब में? जी पंजाब में अब भी आपकी है? जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, पंजाब में थी और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह आई, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी हुकूमत आ रही है, आप टेंशन ना लें। और पूरे नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान तो में अब टेंशन हम नहीं लोग है। क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, हम्म। पूरा कौम हमारे साथ खड़ा है। मैं उसकी भी आपको एडवांस में नवीद दे रहा हूँ और उस मुबारकबाद देता हूँ आपके इस चैनल के तवसुल से। मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जब हमने पूरे पाकिस्तान के जो लोग थे उनकी दर्द को समझते हुए, इस वक्त हमारे पास जो अख्तियार था, 18 अमेंडमेंट के बाद हम सूबे बाख्तियार हैं। हमने चलें, यही पंजाब और केपी यही में रुक जाए आरिफ साहब, सेहत और यही रुक इंसाफ जाए आरिफ कारकर्दगी साहब। की है, वो अब बहुत बड़ा इनकलाब यही है। रुक जाए, मैंने आपको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और आप खुल के जिस तरह बयान कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ और भी गेस्ट है, मैंने उनको भी टाइम देना है। सर हामिद साहब, आपसे सवाल करूंगा कि आपने सुन तो ली है आरिफ साहब जो बात कर रहे हैं, नो डाउट कि वो जिस तरह कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने की कोशिश की, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने की कोशिश की, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश की और पाकिस्तान को जो है जिस नहज पे था 1947 से उसको बर्बाद किया जा रहा था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने निकाल के उनको एक अपने पांव पे, मजबूत पांव पे खड़ा कर दिया। अब आपने आके उसका बेड़ा गर्क कर दिया पीटीएम वालों ने, और वो कह रहे हैं कि आपकी तो शक्लें ही नहीं है हुकूमत में बैठने की, आपकी तो उस तरह से जो है आप तो चला ही नहीं सकते हैं हुकूमत को, और आप किस तरह हुक्मरान बन के बैठे हैं। आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुलाने का शुक्रिया। ये पीटीआई के भाई पहले तो घड़ी चोरी का हिसाब दे। जो इन्होंने घड़ी चोरियां करके कौमी खजाने को जिस तरह लूटा है, कौमी भाई आपने पूरा मुल्क चोरी कर लिया। अब आप अपनी बात में खामोश कर, तो 2 मिनट खामोश कर। अच्छा आरिफ साहब, आप सुन लें, आरिफ साहब आप सुन लें, आप जरा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सुन लें आमिर साहब को। इन्होंने जो अल्फाज जी, मैं बिल्कुल मैं सुनने का हौसला रखता हूँ। मैं भाई से हौसला रखें, हौसला रखें भाई, चोरी से निकल के आए और अपने भी जितनी भी आपकी 75 साल की करप्शन है उसका भी हिसाब देना है आपने, और अपनी कारकिर्दगी बताएं कि आपने जो कौम से वादे करके ये आपने जो घड़ी चोरी की है, जो मुल्क के साथ लूटा है, उसका हिसाब। आरिफ साहब आरिफ साहब जरा आप सुन लें, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। पंजाब में मचाई गई थी, जिनके कहने पर आपने भर्तियां की हुई थी पंजाब के अंदर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी की बात करते हैं। पिछले 10 सालों से आप पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। आपने पख्तूनख्वा के आरिफ साहब आप आरिफ आप साहब लोगों ने आप किया जरा क्या? मेहरबानी करके 2 मिनट दे दें इनको, 2 मिनट बोलने दें आरिफ साहब, 2 मिनट। आरिफ साहब अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप ये चुप कर लेना। इस तरह की अगर आपने गंदी सियासत करनी है तो नेशनल टेलीविजन पर बैठ आमिर के साहब आपने आप भी सिर्फ जरा जो है ना, आप भी खुदा के लिए जरा पॉइंट के ऊपर है ना, इस तरह जो है ना दूसरों के ऊपर, यही तो रोना हम रो रहे हैं कि आमिर खुदा के साहब, लिए अगर आप छोड़ दें। ऐसी बात करेंगे तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ रहा है। आप अपनी अच्छा आरिफ साहब, मैंने तो आपसे बर्दाश्त सारी चीजों से निकल इंसाफ वालों ने ये पूरी कौम जानती है कि गलती की है जी आरिफ साहब, आरिफ साहब, पूरी कौम आरिफ साहब, आमिर साहब आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे दरमियान इस टाइम। अच्छा सर मेरी बात सुन लें, मेरी बात आरिफ साहब जरा आप आरिफ साहब बात सुने ताकि बाकी को भी मौका मिले। आरिफ साहब अब जरा सब्र का मुजाहरा कर लें सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे सर, जरा मेहरबानी मेरे ऊपर ही मेहरबानी कर दें सर, क्योंकि ये मैसेज नहीं देना चाह रहा मैं अपने प्रोग्राम से अवाम को। 2 मिनट सिर्फ चुप कर जाएं। आमिर साहब आप भी बात अपनी जरा जल्दी कंप्लीट करें ताकि प्रोग्राम का माहौल भी खराब ना हो और हमारी बात भी कंप्लीट हो जाए। इल्जामात लगा रहे थे ये इन्होंने नून सर लीग आप और अपनी पीपल्स बात पार्टी करें के ना, किए आप अपनी काम बात के करें अलावा सर, अपनी तख्ती बात लगाने करें। के अलावा और काम नहीं किया। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इस तरह का मुजाहरा करना ये बड़ा अफसोसनाक है। हम लोगों ने ये इन्होंने पिंकी पीरनी ने जो पंजाब के अंदर पोस्टिंग्स करवाई हैं खान साहब के कहने पर, जो मलिक रियाज के साथ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर हेल्थ का निजाम आप उठा के देख लें, पाकिस्तान में ऐसा कोई हेल्थ का निजाम नहीं है। आप जो है वो हमारी यहाँ सड़कों का निजाम देख ले, आप हमारे पास इंसाफ का निजाम देख ले। इन्होंने अभी बात की कि 75 साल का बूढ़ा, ये खड़े होकर बात कर रहे थे कि 75 साल का बूढ़ा जो जिसको लेके घुमा रहे, 75 साल का बूढ़ा इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको नवाज शरीफ नहीं नजर आता जिसको आपने जेलों के अंदर डाला हुआ था? क्या वो बुरा आदमी नहीं है? आपने जरदारी को जेलों के अंदर डाला हुआ था, जरदारी साहब की उम्र का ख्याल आपने किया? ये इस तरह की बातें करना इनको रवैया मुनासिब नहीं है। ये जिस तरह इन्होंने परवेज जलाई, जिनको ये डाकू लुटेरा कहा करते थे, पूरी हुकूमत इन्होंने अपनी इसमें गुजार दी, आज उनको ये चोर लुटेरा कह के आज उनको वजीर आला बना के बैठे हुए।
देखिए 47 साल या 75 साल जितने भी टाइम की आप मिसाल दे रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात पीपल्स पार्टी है। हमने इस मुल्क को जमहूरियत दी, हमने इस मुल्क को पहचान दी, हमने इस मुल्क को 17वीं तरमीम करके इदारों को मजबूत किया, हमने 18वीं तरमीम देकर सूबों को मजबूत किया, हमने जमहूरियत की बात की, जेलें हमने काटी हैं, जुल्म हमने बर्दाश्त किए। आज ये नून लीग के पे और पीपल्स पार्टी पे जो इल्जामात लगा रहे, इनका काम क्या बचा है? इन्होंने अपने 3 साढ़े 3 साल दौरे हुकूमत के अंदर सिवाय नून लीग और पीपल्स पार्टी के किए हुए कामों के अलावा तख्तियां लगाई और कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ इन्होंने लंगर खाने खोलने, इन्होंने कारखाने खोलने की बजाय इन्होंने लंगर खाने खोले। सिर्फ इतनी सी बात है कि मुल्क की मैशियत को इन्होंने तबाह कर दिया। आमिर भाई, जो कर्जा 75 सालों में नहीं लिया गया था, वो इन्होंने 3.5 सालों में लिया है। आमिर भाई, 8 से 9 महीने पीडीएम भी हुकूमत कर चुकी है सर, जरा 9 महीनों का हिसाब तो चलो बता दें। सर 9 महीनों में हमें इन्होंने मैशियत का बेड़ा गर्क करके $20,000 अरब का जो इन्होंने कर्जा लेकर गए, मुल्क की मैशियत को IMF के साथ जो इन्होंने डील करके जो एग्रीमेंट्स इन्होंने कैंसिल किए, उसका जवाब कौन देगा? इन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे जो IMF के साथ जिस हिसाब से हमें जिस डीलिंग्स पे कर्जा मिलना था, जब इनकी हुकूमत जारी थी तो ये बेड़ा गर्क करके चले गए इकोनॉमी का, मुल्क की मैशियत को तबाह बर्बाद करके गए। जब इनको नून लीग ने 2018 में जब हुकूमत दी थी, तब क्या इनके पास इकोनॉमिकल फिगर्स थे? और जब ये छोड़ कर गए कि क्या इकोनॉमिकल फिगर्स बचे पाकिस्तान के? अगर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बात है तो कल KP के पख्तूनख्वा की मैं स्टेटमेंट कोट कर देता हूं, वो कह रहे हैं कि अगर वफाक हमारी मदद नहीं करेगा तो हम सूबे में डिफॉल्ट कर जाएंगे। वो डिफॉल्ट कर नहीं जाएंगे, बल्कि वो मुकम्मल तौर पे डिफॉल्ट कर चुके हैं। उनके पास टीचर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, उनके पास सरकारी डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। वो सरापा एहतजाज है, तो वफाक को दे देना चाहिए ना, बजट की वफाक की हुकूमत को उनका बजट दे देना आज हम खड़े हुए चाहिए। हैं, पंजाब हुकूमत ने नून लीग के इतने अच्छे रूल के बाद आज खड़े में वो लोग। आप लोगों ने जहां हुकूमत की है वो सारा डिफॉल्ट कर रहा है। आज वफाक का अगर ये हाल है तो वो आपकी वजह से डिफॉल्ट कर रहा है। बहुत इधर ही आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब। करता चलूं, आपकी जो मैं अर्शद साहब की तरफ जाने लगा हूं। वो सूबों के हक सलेब कर रही है। आज बलूचिस्तान के आप अख्तर मैंगल की तकरीर उठा के देख लें, आप लोगों ने क्या किया उनके मुआहदे के साथ। चले आरिफ साहब, अर्शद साहब की तरफ जाना। अर्शद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, मैं अर्शद साहब की तरफ जाने लगा। अर्शद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर मैं अपने इंट्रो में पहले बयान कर चुका हूँ कि हुकूमत ठीक है, पंजाब में ठीक है, आपके मामला चल रहे हैं, वफाक में ठीक है, हुकूमत जो है गिराने जाने की कोशिश की जाती रही, उससे पहले पंजाब में KP के मसले चल रहे हैं। लेकिन सर अवाम के लिए क्या हो रहा है अर्शद साहब? अवाम तो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। महंगाई उसी तरह है सर, उसी तरह मसाइल हैं, बेरोजगारी उसी तरह है सर, वही मसाइल जूं के तूं है सर, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये इक़्तिदार की जंग किस लिए है फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ सर। मैं आपके मेहमानों को सुन रहा था, मैं किसी की बात में नहीं बोला। जी जी। और अब मैं तवक्को रखता हूँ कि मेरे लिए सब बड़े काबिल एहतराम, मुझे आप 2-3 मिनट दे दें। इशू ये है, हम पॉलिटिकल लोग होते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मेरे लिए काबिल एहतराम है। हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है, कोई गद्दार वतन नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इल्जामात हम लगाते हैं, हम खुद को फरिश्ते बना देते हैं, सर्टिफिकेट तकसीम करने शुरू कर देते हैं और मुखालफिन को तमाम उनके खाते में डाल देते हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये 8 महीने का हिसाब बिल्कुल हम दे रहे हैं, हम देंगे। PDM बिलखसूस मियां नवाशी साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम हमारे जो इत्तेहादी हैं, हम इकट्ठे हैं। अब देखना ये है कि 4.25 साल में इमरान खान साहब ने जो अवाम से वादे फरमाए थे उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। 1 करोड़ नौकरियां देने का इन्होंने वादा किया था। रियासत मदीना के दावेदार ये थे, हम तो गुनाहगार लोग हैं। और इन्होंने जनूबी महाज के नाम पर सूबा बनाना था और वो एक विदिन 100 डेज में बनाना था और वो मैंने तो नहीं देखा। और 50 लाख लोगों के घर देने थे पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर मेरा शेखपुरा, ननकाना, लाहौर, गरीबों के घर गिरा दिए इंक्रोचमेंट के नाम पर। और खुद इमरान खान का 350 कनाल का बादशाह सलामत का बंगला उसको रेगुलर करवा लिया, 12 लाख देकर वो बाबे रहमत ने कर दिया। आज पंजाब में भी इमरान खान की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत है, कश्मीर गिलगित में भी, और चारों सूबों में माफियाज ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। मेरे पंजाब में जो जुल्म हो रहा है, 2200 रुपए मन गंदम खरीदी गई जिमीदार से, आज 4000 रुपए रेट है। माफिया
कोई नहीं पकड़ता। तमाम डीपीओ डीसीओ जो है वो जमान पर की जनाब बादशाह सलामत को महफूज करने के लिए डिप्यूट है, और पूरे पंजाब का करोड़ों रुपए जो है मैं समझता हूं वो प्रोटोकॉल के नाम पर, वो सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर खर्च हो रहा है। और आज इसके बाद मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो गन्ने की क्रशिंग का सीजन नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होना था वो 25 नवंबर तक ले गए, और जिम्मेदार पूरे पंजाब का परेशान है, और वो गन्ने का वजन कम हो गया। अब जो गंदम काश्त होनी थी उसका सीजन गुजर गया। इससे बड़ा जुल्म मेरे पंजाब के 12 करोड़ आवाम पर इमरान खान, नियाजी और परवेज लाई, इससे बड़ा जुल्म क्या कर सकते हैं। फिर हमें सबक सिखाने वाले हमने न्याय भुगती है। 23 महीने हमजा शबाशी ने जेल भुगती, आसफ अली जरदारी साहब ने जेल भुगती, उनकी सिस्टर तालपुरी मैडम साहबा को रात को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और जिस तरह जेल में डाला गया, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाशी साहब को जेल डाला गया, हमजा शबाज के साथ साथ शबाशी ने यही से जेलें भुगती। जी सर, यही से कंटिन्यू करेंगे। तबाहियों, बर्बादी और पाकिस्तान को दिवालिया करने के अलावा किया ये रिंग रोड और रावलपिंडी का 400 अरब खा गए, ये मेडिसिन महंगी करने के नाम पर राजा अमर क्यानी और इमरान खान जो है वो 500 अरब का टीका लगाकर 400% मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई, और उसके बाद सीमेंट एजेंसी से ये कौन सा तरीका है कि एक आरटीएम सिस्टम की अपनी नींद के नतीजे में मसलत हो। अरशद साहब, जी अरशद साहब, यहीं से आपसे कंटिन्यू करेंगे। सर ब्रेक का टाइम हो रहा है, सर ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अरशद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस टाइम आपका इजलास हुआ था फ्राइडे वाले दिन पंजाब में, आपके डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट जो आपके अहदेदारान हैं उनका, तो जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और अब हमने जो है उनके एक तो आने की तैयारियां भी करनी है और इलेक्शन की भी भरपूर तैयारियां करनी है। तो सर आप ये चीज़ एग्री कर चुके हैं कि वाकई ही अब पंजाब हुकूमत और KP की हुकूमत की असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने जा रही हैं और आपको भी तैयारी अब यानी कि करनी चाहिए इलेक्शन की? सर जी खिजर साहब, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी भी असेंबली को डिसॉल्व करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। आईनी तौर पर ये 5 साल का टर्नओवर है। पंजाब में अगर ये बैठे हैं तो हुकूमत कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी अवाम से वोट 5 साल के लिए लेके आए हैं, और मरकज में मोस्ट वेलकम इमरान खान साहब आए, वहां पर हमारे ऊपर अदम इत्मीनाद करके तो आ जाए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हमने कब इनकार किया? जो इत्तेहादी के साथ थे वो हमारे साथ हुए, तो हम गवर्नमेंट में हैं। और जैसे पंजाब में हमारी 2 महीनों के लिए आई थी, दोबारा से एक जो परवेज लाई साहब है वो कोर्ट के आर्डर पर स्टे पर उधर है, तो मोस्ट वेलकम। अब हमने जो फैसला किया है 9 तारीख को मियां मोहम्मद नवाशी साहब के हुक्म पर हमने पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने पंजाब का इजलास और तमाम डिवीजनल सदर और सेक्रेटरी को बुलाया था। जो पंजाब में 297 हल्के हैं 20 के, हमने उन पर 2-2 नाम मांग लिए हैं, और पंजाब में हमने डिविजनल कन्वेंशन का आगाज कर दिया है। आज रावलपिंडी में हो रहा था और कल लाहौर में है, मॉडल टाउन हमारे मरकजी दफ्तर में। अवाम के पास हमने जाने का फैसला कर लिया है, और असेंबली अगर ये डिसॉल्व करेंगे, नंबर 1 तो ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। ये देखना कि अब 26 नवंबर से आप देख लें कि ये 17, 18, 20 दिन हो रहे हैं, ये रोजाना आज भी जमान पार्क में वो नहर के ऊपर से लोगों का रास्ता रुका हुआ है, लोग परेशान हैं और ये वहां पर बैठे हैं। तो ऐलान कर देना, हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह फेस करेंगे और ये असेंबलियां डिसॉल्व करें, पंजाब में करें, खैबर पख्तूनख्वा में करें। हम पूरे इलेक्शन कैंपेन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज कर लिया। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस? जी इंशाल्लाह वो इलेक्शन कैंपेन को खुद लीड करेंगे। तैयारियां कैसी हैं? उनको लैंड पंजाब में करवा रहे हैं, इस्लामाबाद जाएंगे? पाकिस्तान में आएंगे भाई। सुलेमान शहबाज साहब भी आ गए हैं और पकड़ने किसने पकड़ना है? पंजाब वाले पकड़ ले, अवाम को आपने बुलाना है सर। अवाम पहले जेलें भुगती हैं,
आप भी और सर- भुगतेंगे। हम जमान पार्क में हम छुप के नहीं बैठेंगे भाई, हमने तो जेलें सर, भुगती जमान हैं, पार्क कहाँ आप भी छुप के भुगतने बैठे के हैं लिए सर, वो तैयार समझिए। है। अच्छा सर, इसलिए पहल करें, ये अपने पांव पर कदम रखें, ये इंटरनेशनल एजेंसी का रोल प्ले ना करें। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को दिवालिया करने का साजिशी टोला, ये डाकुओं का टोला, ये माफिया का टोला, ये मुर्शद का टोला। अब हम इनको ये रंगबाजियां नहीं करने देंगे। वो फरलाम लाम से भागकर आरिफ साहब, में छुप गया। आओ हम तुम्हारा आरिफ साहब, मुकाबला करेंगे। और ये गड़िया चोर, ये गड़िया चोर को अब हमने मुल्क की आरिफ साहब जरा, आरिफ साहब उनके अच्छा साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें सर। ये की कमाई से आरिफ साहब काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, 2 मिनट सर, जरा स्कूल से सुन लो सर उनकी बात। आरिफ साहब मेरी अगर बात नहीं सुनेंगे तो प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा सर, मुझे मजबूरन आमिर साहब की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपके माइक जो है ना वो मजबूरन बंद करवाने पड़ेंगे सर। अच्छा साहब, अर्शद साहब काइंडली मेरी तो बात सुन लें। अर्शद साहब, आमिर, ओहो सर, आरिफ साहब जरा आप सुन लेना सर। आरिफ साहब जरा, आरिफ साहब मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, कि प्रोग्राम में सर जरा मेरी बात सुन लिया करेंगे, क्योंकि काट रहे हो आप। सर नहीं काट रहा, अभी तो अर्शद साहब बोल रहे हैं सर, उनको तो बात कंप्लीट करने दे सर, वो बोल रहे हैं, उनको वो बोल लें, फिर उसके बाद आपकी बारी है सर। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। आप अर्शद साहब अपनी बात को जरा काइंडली जल्दी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आरिफ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। जरा 1 बाय 1 होकर चले ताकि कुछ समझ में आए बात। मोस्ट वेलकम इधर साहब, खान साहब असेंबलियां डिसॉल्व करें। जी जी, हम पंजाब में भी इलेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, पख्तूनख्वा में भी आ रहे हैं। हाँ, हम जो आरिफ अलवी साहब का एक पॉजिटिव रोल है वो बात भी हो रही है, लेकिन पहले ये कंडीशन खत्म करेंगे तो बिल्कुल हम मरकजी हुकूमत होने के नाते चले अर्शद साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये बता दे, मैं जरा जानना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब लैंड कहाँ कर रहे हैं? पंजाब में करेंगे, इस्लामाबाद करेंगे, सिंध में जाके करेंगे? उनको कहाँ ठहराने का बंदोबस्त किए ताकि अवाम ने आना है आप उनका इस्तकबाल करने, तो मसला नहीं हो जाएगा पंजाब से अवाम को इस्लामाबाद जाने में? प्लीज, कोई इशू नहीं। अच्छा, पाकिस्तान आएंगे, ठीक है, तमाम अदालतों से रजू करेंगे, ठीक है, अदालत बेलें देगी तो ठीक है, गिरफ्तार करेंगे तो जेल भुगतेंगे, सब कुछ करेंगे। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हालात को फेस करना है, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। अब हम आवाम को भी रिलीफ देना चाहते हैं, और ये चारों सूबाई हुकूमतें इमरान खान साहब के पास और खैबर पख्तूनख्वा को दिवालिया कर दिया। तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अपनी चीजों को मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल लोग है ना, हम अपनी गलती को मान लेते हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं मैं ना मानू, और पाकिस्तान को चले वो मान गए। अब अर्शद साहब रुक जाएं, अर्शद साहब यही रुक जाएं, मेरी बात मान लीजिए, यही रुक जाएं। आरिफ साहब आप बता दें, आपकी तैयारी पूरी है इलेक्शन असेंबली तहलील करें, या सिर्फ आप ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए फिर 20 को आपने और डेट दे देनी है और इसी तरह आपने मामला खुद जो है आगे लेके जाना है? अब ये फाइनल हो चुका है कि असेंबली डिसॉल्व करें और इलेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सुनने में ये आया है कि पंजाब के अंदर खान साहब के जो करीबी साथी हैं वो इस्तीफा देने से, पंजाब असेंबली के इस्तीफे देने से वो उनसे इख्तलाफात सामने आ रहे हैं उनके, जो कि एक सिटी 2050 तक उनका एक मुआहदा, मास्टर एक मुआहदा था, उस हवाले से। तो सर आपकी फुल तैयारी, आप वाकई असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं या फिर एक और यू टर्न के इंतजार करें हम, या फिर एक और डेट का इंतजार करें? देखिए मैं समझता हूं, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी तमीद बांधूंगा, अब आप सुनने का हौसला रखें। इमरान खान सर मैं हमारा तो हौसला है ना सर, लेकिन टाइम कम है सर, मेरी जान आप सुने, हमारे हौसले बड़े हैं सर। एक कौमी लीडर है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिकमत अमली के साथ कौम के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए कोई गलत कदम नहीं उठाया, कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। जो आईन पाकिस्तान का कानून उसको इजाजत देता है, जो एक जमहूरी मुल्क में उसको इजाजत देता है, उसी के तहत उन्होंने बड़ी जबरदस्त सियासी हिकमत अमली से अपने तमाम तरह से रिजीम चेंज के बाद जितने भी सियासी प्रोग्राम्स थे, जलसे थे, धरने थे, मार्च थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली से की है। हमने कोई ऐसा काम, ऐसा कदम नहीं उठाया जो कानून के खिलाफ हो, जिसमें मुल्क और कौम के अंदर ऐसे जज्बात थे कि जो इमरान खान कॉल देता और कौम उस तरफ चल पड़ती। पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक हुकूमत के जाने के बाद कौम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली है। एक सियासी लीडर वही होता है जो उसको सही तरीके से अपने कौम को समझाते हुए एक रहनुमा के तौर पर
उसने उसी हिकमत अमली के साथ कौम को समझाया, बताया कि ये हुकूमत किस तरह आई और क्यों बैठी हुई है और ये कब तक बैठी रहेगी और हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। वो असेंबलियों से बाहर निकल आए। अब वो इमरान खान की सियासी अपनी सियासी कद के मुताबिक, अपने सियासी फैसले के मुताबिक वो आप जो फैसला करेंगे, कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। आप छोटी सी बात सुन लें सर, मैं आप और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, अगर मेरे साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे सर, आरिफ साहब आप और मैं ही बोलेंगे। तहरीक इंसाफ जीती है तो आप समझे कि हम इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। आरिफ साहब देखिए, ये तो कोई ज्यादती कर रहे हैं ना आप और मैं ही हैं, हम दोनों ने बात करनी है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटे छोटे सवाल करना चाहूंगा ताकि मेरे माइंड में जो चीजें वो क्लियर होती जाए सर, कि अब ये कह रहे हैं कि खान साहब ने जलसे धरने और उसके बाद लॉन्ग मार्च किए, तो वो लॉन्ग मार्च सर किसके खिलाफ थे? इनके हुकूमत गिराने के खिलाफ थे, असेंबलियां तोड़ने के खिलाफ थे? वो इसलिए निकाले गए थे ना जलसे धरने सर, कि हुकूमत छोड़ दे और नए इलेक्शन करवाएं। आई एम राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन कुछ ठीक है। अब पॉइंट मेरा आने लगा, अब पॉइंट मैं करने लगा हूं कि ठीक है, असेंबलियां डिसॉल्व यानी कि असेंबलियां तोड़ देती है हुकूमत, उसके बाद री इलेक्शन हो जाते, तो वो जलसे धरने लॉन्ग मार्च इसलिए था। लेकिन आप तो उनको असेंबलियों से आउट करने निकले थे, लेकिन फिर आप खुद असेंबलियों से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आप खुद क्यों असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं? ये लॉजिक जरा समझ नहीं आ रही। अच्छा, हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं कि हमने जब लॉन्ग मार्च किया, खान साहब ने कहा कि भाई हम इसलिए निकल रहे हैं सड़कों पर कि हम ये जो हुकूमत बैठी हुई है रिजीम चेंज की बुनियाद पे जो लाई गई है, हम पे मुसल्लत की गई है, हम इसको नहीं मानते। आप री इलेक्शन कराएं, री इलेक्शन में जो कौम का फैसला होगा उसको, उस फैसले को अहमियत दी जाए। जो वोट को इज्जत देने की बात करते थे, हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दिया जाए। अवामी राय पे जो कायम होने वाली हुकूमत होगी, उसके बाद जो फैसला कौम का होगा, जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत चलाए और करे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बनी बनाई साजिश के तहत बिठाई गई हुकूमत को हम नहीं मानते। हम इसलिए असेंबलियों से बाहर निकले, हम सड़कों पे अपनी कौम के साथ आके खड़े हुए और उन्हीं के साथ बैठ के हमने पब्लिक मोमेंटम के जरिए अपने बयानिए को लेके निकले कि इन्होंने हमारे साथ क्या ज्यादती की और ये क्यों कौम के ऊपर आके मुसल्लत होके बैठ गए। अब इनको निकालने का एक ही जरिया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बाद कौम के फैसले के मद्देनजर रखते हुए अगली हुकूमत बननी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, लॉन्ग मार्च भी किया, आरिफ साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब टाइम बड़ा कम रहेगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने को है सर, अब प्रोग्राम का टाइम खत्म होने का। आमिर साहब आप बता दें कि सिंध में इस टाइम जो है वो आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो अगर ये जिस तरह मामला चल रहे हैं पंजाब और केपीके के अंदर, तो ये आप भी अब यानी कि पंजाब में या केपीके में अपनी हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में हैं, और आप भी ये समझते हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूत कैंडिडेट, मजबूत पार्टी के तौर पे पंजाब और केपीके से सीटें निकाल सकेगी? जी देखें, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि असेंबलीज डिसॉल्व होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अगर देखें तो पीडीएम जब शुरू में ये बात आई तो हमारा बड़ा सवाल पैदा डिफेंसिव मोड था, लेकिन आज हम अटैकिंग मोड पर हैं। आज हम कहेंगे अगर आप पंजाब और केपीके की असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं तो आप करके दिखा दें, मगर बजायर जो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज है या तहरीक इंसाफ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता नहीं है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को इस बात पे कन्विंस कर पाए। अच्छा आमिर साहब फिर ये तैयारियां किस लिए हैं? फिर ये तैयारियां, इलेक्शन की तैयारियां किस लिए हैं? फिर ये इलेक्शन का जोर मुज़ाकरात है किस लिए? अगर खान साहब ही सीरियस नहीं नजर आ रहे आपको, फिर ये इलेक्शन किस लिए हो रहे हैं? फिर ये किस लिए तैयारियां हो रही है पीडीएम के अंदर? लॉन्ग मार्च की बात अभी आपने की कि तरीके से आपने लॉन्ग मार्च, क्या उसको लॉन्ग मार्च कह सकते हैं? हम उसको लॉन्ग मार्च नहीं कहते। अगर लॉन्ग मार्च आपने देखना है तो पीपल्स पार्टी ने जो हजारों किलोमीटर का लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद तक किया था, वो उसको लॉन्ग मार्च कहते हैं। ये 1-1.5 महीने में जो है वो 300-350 किलोमीटर कवर नहीं कर सकते। ये क्या जो है वो बेवकूफाना मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। ये कोई डायलॉग्स नहीं है। खान साहब आज मिन्नत ने तरलों पर उतर रहे हैं। खान साहब चाहते हैं कि किसी तरह पीडीएम जो है वो बैठे। ये वो खान साहब हैं जो कभी हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं थे, कभी इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती थी। ये हमेशा कहते थे किसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं आमिर साहब? खान साहब किसके मिन्नत तरले कर रहे हैं? देखें आज वो पीडीएम के साथ, और सर पीडीएम के साथ या मिन्नत तरलों की बात करें तो सर इसहाक डार साहब खुद
3 दफा मुलाकातें कर चुके हैं आरिफ अलवी साहब से। इसको आप अगर मुज़ाकरात को आप किसी के आगे झुकना कहते हैं, आप किसी को जो है वो मिन्नत तरले कहते हैं, तो सर ये तो एक सियासी लैंग्वेज और कोई इसमें तो हम नहीं समझेंगे कि ये मामला जो है वो आपकी तरफ से एक बेहतर तरीके से जो है वो निपटाने की कोशिश की जा रही है। बट आपको पीपल्स पार्टी को एक हम यानी कि उस तरह दूसरी जमातों से तो एक अलग समझते थे कि उनके बोलने के और उनको दूसरी पार्टी को प्रेजेंट करने के अंदाज ज़रा डिफरेंट थे, लेकिन आप भी जो है आप ये करें कि खान साहब मिन्नत तरले करें, तो यही मैं सवाल चलें प्रोग्राम का टाइम कम रह गया। अर्शद साहब आप ये बता दें। आपको जवाब दूं कि जहां तक हमारी अगले इलेक्शंस की तैयारी की बात है, इंशाल्लाह आपको साउथ पंजाब के अंदर और सेंट्रल पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान और सिंध वैसे ही हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा होल्ड है। बाकी जहां तक बात पंजाब की है तो सेंट्रल पंजाब और सिंध में पीडीएम मिलकर इंशाल्लाह अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी, होपफुली जो पार्टी का फैसला है। तो ये वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आपसे करूंगा अर्शद साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। सर ये बता दें कि इस टाइम जो है आप खान साहब तो वाजे है कि 20 दिसंबर या 22 के दरमियान उन्होंने असम्बलियां, जो कि अभी तक सुनने में आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तो अब ठीक है क्लियर हैं कि इलेक्शन होंगे या फिर असम्बली डिसॉल्व होती है, तो दोनों तरह से तैयार हैं। तो सर अगर खुदा न खास्ता कि आप ये असम्बली डिसॉल्व हो जाती है और आप इलेक्शन में आते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत ने डिलीवर किया है कि आप दोबारा से इलेक्शन हुए तो आप अच्छे एक वोट बैंक से सामने आ सकते हैं, या नवाज शरीफ साहब का कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है इस इलेक्शन के ऊपर? अर्शद साहब। जी खिज़र साहब, इशू ये है इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाशी साहब भी होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, और ठीक है इमरान खान साहब मोस्ट वेलकम। हम सियासी और जमहूरी लोग हैं। नंबर 1 तो हम समझते हैं कि ये गैर आईनी काम नहीं होना चाहिए असेंबलियां डिसॉल्व करने का। हम कोई गवर्नर राज नहीं लगा रहे, हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि रशिया के साथ जो हमारी डेलीगेशन गया है कि हम सस्ता ऑयल, पेट्रोल, गैस पाकिस्तान की आवाम को दें। इमरान खान साहब ने तो कुछ फिर यू टर्न लिया कि रशिया जाना मेरी गलती थी, बज़दार को लगाना मेरी गलती थी। हम कहते नहीं, हुकूमत हमें ली, मुश्किल हालात थे, बड़ा कड़वा घूंट हमने ये पिया है पीडीएम ने, लेकिन हमने रियासत को बचाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब रियासत को बचाया है तो हम अपने कारकुनों से रुजू कर रहे हैं की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम पीडीएम के साथ है, और खान साहब असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है। वो कुछ सीटों पर पीडीएम हमारा एडजस्टमेंट होगी, कुछ सीटों पर हम आप बहुत शुक्रिया जैसे सर, पंजाब है, बहुत शुक्रिया राना अर्शद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर खोसो साहब आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपने अपने कीमती टाइम से सर टाइम दिया, और हमें अब ये आपकी तरफ से कंफर्म हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब खुद आके अगर असम्बली डिसॉल्व होते तो इस इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, और वो इलेक्शन को जो है वो बेहतर तरीके से जो है विन करने की भरपूर कैंपेन चलाएंगे, जिसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलके और खान साहब को बड़ा टफ टाइम देंगे। लेकिन खान साहब भी जो है अगर ये मैदान खाली करते हैं और असम्बली डिसॉल्व करते हैं तो उनको भी जो है इस मैदान में हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा टफ टाइम होगा। नाजरीन, फिलवक्त प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।